Hello everyone, welcome back to Biostree. So today I am going to tell you about blood and its composition. तो एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में हम बड़े अच्छे तरीके से ब्लड के बारे में पढ़ेंगे भी और थोड़ी थोड़ी बातें जानेंगे अबाउट इट्स कॉम्पोजिशन कि ब्लड किस किस से बना है और कितनी परसेंटेज है उस एक कॉम्पोनेंट की ब्लड के अंदर. सो विदाउट गेटिंग एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो. Okay, so let's start our topic, blood. अब ब्लड की मेन सारी बातें स्टार्ट करने से पहले आई वॉन्ट टू आस्क यू वन थिंग कि जब मैंने बोला ब्लड तो सबसे पहले आपके दिमाग में इसको सुन के क्या क्या चीज़ें आई या क्या क्या बातें आई. कैन यू थिंक ऑफ दैट? ओके, सी, हमारे दिमाग में क्या आता है? उसका कलर, दैट इट इज़ रेड इन कलर, है ना. किस स्टेट में प्रेजेंट है वो? भाई वो फ्लूइड स्टेट में प्रेजेंट है ना. ये बात भी सही है. अब वो एक कनेक्टिव टिश्यू है ना. दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट दैट इट इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू. अब देखो, आप लोग 9th क्लास में ना कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स पढ़ के आए हुए होंगे. एग्जाम्पल्स आई मीन टू से, फॉर एग्जाम्पल आपने पढ़ा है कि भाई कौन से कनेक्टिव टिश्यूज़ पढ़े होंगे आप लोगों ने? बोन पढ़ा होगा, है ना. आपने कार्टिलेज पढ़ा होगा, आपने एडिपोज टिश्यू और इस तरीके के टिश्यूज़ पढ़े होंगे, है ना, एरियोलर वगैरह. दोज आर द कनेक्टिव टिश्यूज़, है ना. अब इन सब में आपने टेंडन, लिगामेंट्स पढ़े होंगे. अब क्या इन सब में कोई कॉमन चीज़ है? सो व्हाट यू विल से कि यस, है इन सब में एक कॉमन चीज़. क्या कॉमन चीज़ है वो? मैट्रिक्स. इन सब में आपको कोई मैट्रिक्स बना हुआ ज़रूर मिलेगा, है ना. वो किसी चीज़, लेकिन हाँ, सब में मैट्रिक्स है बट हर जगह वो किसी अलग कॉम्पोजिशन का होगा. फॉर एग्जाम्पल आप बोन की बात करो, इट इज़ मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट. अगर हम ब्लड की बात करें तो भाई ये बना है प्लाज्मा से. एम आई राइट? है ना, यहाँ पर ये प्लाज्मा से बना है. चलिए, तो अब हम प्लाज्मा पे आ ही गए हैं तो ब्लड के कॉम्पोनेंट्स की बात करते हैं. अब आप लोगों ने सेंट्रीफिकेशन का नाम सुना है? सी, इट इज़ अ टेक्निक जहाँ पर आप सब्सटेंसेस को सेपरेट कर सकते हो बेस्ड ऑन देयर साइज एंड डेंसिटी. अब मान लो ये हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है, अच्छी तो नहीं बनी बट काम चला लो. सो दिस इज़ अ टेस्ट ट्यूब, है ना. इसके अंदर आई हैव टेकन द सैंपल ऑफ ब्लड, है ना. मैंने ब्लड सैंपल लिया और उसको मैंने किस में रख दिया? उसको मैंने रख दिया सेंट्रीफिकेशन के लिए. सेंट्रीफिकेशन कराने के बाद हमें क्या नज़र आता है इस टेस्ट ट्यूब के अंदर कि भाई सपोज दिस इज़ द टेस्ट ट्यूब अगेन. अब यहाँ पर साइज़ और डेंसिटी के हिसाब से जो ब्लड के अंदर जितने भी सब्सटेंसेस हैं वो सेपरेट हो चुके होंगे. सबसे नीचे आपको नज़र आएगा RBCs. क्या नज़र आएंगी? रेड ब्लड सेल्स. इसके बाद आपको क्या नज़र आएगा भाई? ऊपर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा आपको नज़र आएगा फ्लोट करता हुआ प्लाज्मा. लेकिन इन दोनों के बीच में देयर विल बी अ बफी कोट. यहाँ पर ये एक बफी कोट मिलेगा. ये किससे बना हुआ होगा? प्लेटलेट्स एंड WBCs. और जो यहाँ चीज़ है भाई ये प्लाज्मा से बनी है. ठीक है, तो प्लाज्मा जो है उसकी डेंसिटी सबसे कम है. प्लेटलेट्स और WBC की किससे कम है डेंसिटी? RBC से कम है लेकिन प्लाज्मा से ज़्यादा है. तो इस तरीके से आप कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हो. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड, है ना. तो यहाँ पर मैंने आपको बेसिक बातें समझाई किसके बारे में? ब्लड के बारे में. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द कॉम्पोजिशन. मेन बात पे चलते हैं भाई बिना कोई डिले किए. नाउ सी, ब्लड को आप 2 हिस्सों में बांट सकते हो. प्लाज्मा, ठीक है, एंड द फॉर्म्ड एलिमेंट्स. प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स. प्लाज्मा आपको मिलेगा 55% एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स बचे हुए 45%. ठीक है, तो जो ब्लड में 55% प्लाज्मा ही है, रेस्ट 45% फॉर्म्ड एलिमेंट्स है. अब अगर ये मेरी एक ब्लड वेसल है और इसके अंदर सपोज दिस इज़ द प्लाज्मा,
जो मैट्रिक्स है आपका, ठीक है, ये यहाँ पर प्लाज्मा है और इसमें फ्लोटिंग आपको क्या नज़र आएगा, फ्लोटेड आपके सेल्स होंगे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। तो इस तरीके से हमारी इसकी कॉम्पोजिशन है। अब प्लाज्मा किससे बना है, पहले प्लाज्मा के बारे में ही बात कर लेते हैं। तो प्लाज्मा आपके 3 चीज़ों से बना है, वाटर, प्रोटीन्स एंड सॉल्यूट्स। ठीक है, वाटर तो है भाई यहाँ पर 92%, 6 to 8% प्रोटीन्स है, बचा हुआ 1% इज योर सॉल्यूट, राइट। अब देखो प्रोटीन्स भी और तरीके के मिल सकते हैं क्या हमको, तो प्रोटीन्स की बात अगर हम करें, वी हैव एल्ब्यूमिन, वी हैव ग्लोब्यूलिन, we have prothrombin, and what else, we have fibrinogen। तो ये तो प्रोटीन है जो हमें यहाँ देखने को मिलेंगे। अब ये प्रोड्यूस कहाँ से हो रहे हैं, लिवर से। एल्ब्यूमिन का काम क्या है, ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करना, यानी कि सॉल्ट एंड वाटर की कॉन्सेंट्रेशन को बैलेंस करके चलना। सो सॉल्ट एंड वाटर की कॉन्सेंट्रेशन बैलेंस करके चलना, दैट इज ऑस्मो रेगुलेशन या ऑस्मोटिक बैलेंस। ग्लोब्यूलिन फिर आपका किस में हेल्प करेगा, ग्लोब्यूलिन बेसिकली देखो आपके अल्फ़ा भी हो सकता है, बीटा भी हो सकता है और गामा भी हो सकता है। दीज टू विल हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस और नॉट गैसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। गामा तो आपका इम्यूनोग्लोबुलिन है, ये तो इम्यूनिटी में आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। अब अगर हम इन दोनों की बात कर लें तो भाई ये दोनों मिलके क्या करते हैं, दे हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, सही है ना, दे हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। फाइब्रिनोजन आपको 1% मिलेगा, प्रोथ्रोम्बिन आपको 4% मिलेगा, ग्लोब्यूलिन आपको अप्रॉक्सीमेटली 38%, and this ranges from 57 to 60% of protein. So I hope आपको प्रोटीन वाला एलिमेंट क्लियर हो गया होगा। सॉल्यूट्स की देखो अगर हम बात करें तो भाई ब्लड किस किस को ट्रांसपोर्ट करता है, देयर आर न्यूट्रिएंट्स, एम आई राइट, न्यूट्रिएंट्स में भी आपको शुगर एंड फैट मिल सकता है, देयर आर गैसेस, देयर आर हॉर्मोन्स, देयर आर आयंस, आयंस में जैसे कि क्लोरीन हो गया, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, फॉस्फेट हो गया। सो देयर आर वेरियस आयंस, है ना। सॉल्ट ले लो, तो ये तो हो गए सॉल्यूट वाला पार्ट जो आपको ब्लड में मिलेगा, दीज आर द प्रोटीन्स एंड वाटर। तो इन सब चीज़ों से मिलके क्या बना है हमारा, ये 3 थिंग्स से मिलके वी हैव द प्लाज्मा। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। मेन थिंग इज़ दीज प्रोटीन्स, ये आपको याद रखने हैं, है ना। चलो अब फॉर्म्ड एलिमेंट्स पे आ जाते हैं फटाफट से। सो हियर वी हैव द फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में हमारे पास कितनी डिस्टिंक्शंस आ सकती हैं, कैन यू गेस? ओह जस्ट अ सेकेंड, सोचिए। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में देखो हमारे पास आएंगे भाई एरिथ्रोसाइट्स, ओह सॉरी फॉर दिस, लेट्स गेट बैक टू द पॉइंट। यहाँ पर आएंगे एरिथ्रोसाइट्स यानी कि आरबीसीज, करेक्ट। और आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, ल्यूकोसाइट्स यानी कि WBCs, एंड फाइनली द प्लेटलेट्स। अब इसमें ज़रूरी क्या बात है वो देख लेते हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो एरिथ्रोसाइट्स आपको कितनी मिलेंगी, ये रेंज करती हैं 5 से लेके 5.5 मिलियन। सोचो कितनी ज़्यादा, वो भी मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड, राइट।
ल्यूकोसाइट्स आपको मिलेंगी 6000 to 8000 अगेन पर मिलीमीटर क्यूब। प्लेटलेट्स हाँ थोड़ी ज़्यादा हो जाती हैं, 1,50,000 to 3 लाख अगेन मिलीमीटर क्यूब। ठीक है, तो आपको ये नंबर याद रखना है। अगर हम लाइफ स्पैन की बात कर लें तो दिस इज़ 120 डेज फॉर RBCs। यहाँ पर कुछ घंटों से लेके इट कैन रेंज अप टू डेज, समटाइम्स अप टू ईयर्स डिपेंडिंग ऑन द फंक्शन। प्लेटलेट्स की बात करें तो भाई 1 हफ्ता यानी कि 7 दिन, दैट्स इट। ठीक है, तो ये है इनकी लाइफ स्पैन। अब थोड़ा सा पहले हम RBCs को देख लेते हैं फोकस में रख के। देखो RBC की प्रोडक्शन कहाँ हो रही है? जो RBC है इसकी प्रोडक्शन हो रही है रेड बोन मैरो में, रेड बोन मैरो। ठीक है, जैसे सपोज दिस इज द बोन, इस तरीके से। तो जब हम बर्थ पे ड्यूरिंग जब हम छोटे होते हैं तो वहाँ पर हमारी पूरी बोन मैरो इज़ मेड अप ऑफ रेड बोन मैरो, बट विद टाइम एज वी ग्रो यहाँ पर डिपॉजिट हो जाती है येलो बोन मैरो, येलो बोन मैरो। वाई? बिकॉज इट बिकम्स कंपोज्ड ऑफ फैट। अगर हम साइड के रीजन्स देखें, दिस इज़ द रेड बोन मैरो। यहाँ पर होंगे कुछ स्टेम सेल्स जो कि फ़िलहाल अनडिफ्रेंशिएटेड है। डिफ्रेंशिएट करके ये RBC बना सकते हैं, ये WBC बना सकते हैं, या फिर प्लेटलेट्स बना सकते हैं। अब आपको बस यही बातें याद रखनी है कि आपकी फीमर बोन में मिल सकता है, ये आपकी स्पाइन या एक्सियल स्केलेटन बोल लो, वहाँ मिल सकता है, ये ब्रेन में स्कल में मिल सकती है। ठीक है, सो रेड बोन मैरो के बेसिक ये रीजन है, पेक्टोरल पेल्विक गर्डल्स, यहाँ पर ये आपको मिलेगी। राइट, तो ये है कि भाई ये प्रोड्यूस कैसे हो रही है RBC। अब अगर RBC बन गई है और इसकी लाइफ भी पूरी हो गई है जो कि थी 120 डेज, अब क्या? अब एक ऑर्गन है विच इज़ नोन एज स्प्लीन। दिस इज़ द साइट। स्प्लीन को बोला जाता है ग्रेवयार्ड ऑफ RBCs, ग्रेवयार्ड ऑफ RBCs। यहाँ पर जाकर दे आर फाइनली डिस्ट्रॉयड। एक बार इनकी लाइफ साइकिल पूरी हो जाए या बीच में कहीं ख़राब हो जाए, सो दे आर फाइनली डिस्ट्रॉयड एट स्प्लीन, ग्रेवयार्ड ऑफ RBCs। आई होप इतनी बात आपको क्लियर है। अगर हम शेप की बात करें तो भाई जो शेप है वो RBC की बायकॉन्केव बोली जाती है। इस तरीके से देखो, दोनों तरफ से कॉन्केव है ना, सो दिस इज बायकॉन्केव। ठीक है, क्या कैरी करती है ये? हीमोग्लोबिन। ठीक है, क्योंकि इससे इसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो सकता है, तो ये हीमोग्लोबिन को एकोमोडेट कर सकती है। हीमोग्लोबिन का क्या फंक्शन है? ऑक्सीजन को बाइंड करके उसका ट्रांसपोर्ट करवाना। तो अगर हम हीमोग्लोबिन की बात करें, हीमोग्लोबिन आपका किससे बना है? इट इज़ अ टेट्रामर। इट इज़ अ टेट्रामर जो कि आपके 4 हीम ग्रुप से बना है एंड 4 ग्लोबिन चेन से बना है। ठीक है, सपोज ये आपका हीम ग्रुप है, इसके अंदर आयरन होगा और इससे अटैच क्या होगी? ग्लोबिन चेन। तो इस तरीके के 4 तो हमारे पास हीम ग्रुप हैं और 4 हमारे पास ऐसी ग्लोबिन चेन है जो वापस आपस में इंटरकनेक्टेड है। आई होप इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। सो नेक्स्ट वी हैड ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, नेक्स्ट वी हैड ल्यूकोसाइट्स। अब ल्यूकोसाइट्स WBCs कितने तरीके की होती हैं उसको एक बार देख लेते हैं। तो देखो, WBCs आपकी हो सकती हैं ऑफ 2 टाइप्स, ग्रेन्युलोसाइट्स एंड एग्रेन्युलोसाइट्स। अब ग्रेन्युलोसाइट्स और एग्रेन्युलो का मतलब क्या है कि जो आपका सेल है उसके अंदर ग्रेन्यूल प्रेजेंट है या नहीं। अगर वो प्रेजेंट है तो वो ग्रेन्युलोसाइट बन गया, अगर वो एब्सेंट है तो वो
ए ग्रेन्यूलोसाइट्स बन गया। बने किसके हैं ये ग्रेन्यूल्स? कैमिकल या प्रोटीन के, ठीक है। तो ये इसके बने हैं। तो माइक्रोस्कोप के नीचे जब आप देखोगे तो यही स्टेन होके आपको नज़र आएंगे। अब अगर हम इसकी बात करें तो ग्रेन्यूलोसाइट्स फर्दर 3 तरीके के होते हैं। फर्स्ट वन इज द न्यूट्रोफिल, देन वी हैव बेसोफिल and we have eosinophil। अब न्यूट्रोफिल आपका कैसा दिखेगा भाई? ये आपको मल्टी लोब नजर आएगा, ग्रेन्यूल्स तो होंगे ही होंगे। बेसोफिल ट्राई लोब, जनरली 2 to 3 लोब्स भी बोल देते हैं इसको, ठीक है। इओसिनोफिल को बाइलोब बोला जाता है। इस तरीके से ग्रेन्यूल्स यहाँ पर भी मिलेंगे आपको। न्यूट्रोफिल आपका शो करेगा मैक्सिमम फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस यानी कि फॉरेन पार्टिकल पे अटैक करना, इनगल्फ करना, ठीक है। तो ये दिखाएगा आपका मैक्सिमम। ये सबसे पहले सेल होते हैं जो पहुंचते हैं एट दी साइट ऑफ इन्फेक्शन। जहाँ पर आपको इन्फेक्शन होगा ना, न्यूट्रोफिल सबसे पहले वहाँ पर जा पहुँचेंगे। बेसोफिल आपका बेसिकली काम करता है इन एंटी इन्फ्लेमेशन रिएक्शंस, एंटी इन्फ्लेमेशन रिएक्शंस। ये आपका क्या क्या रिलीज़ करता है? हेपारिन रिलीज़ करता है, हिस्टामिन रिलीज़ करता है, ये आपका सेरोटोनिन रिलीज़ करता है, ठीक है। अब ये जो हिस्टामिन है ये करवाता है एलर्जिक रिएक्शंस। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द एलर्जिक रिएक्शंस। इओसिनोफिल हेल्प्स इन कम्बेटिंग दीज एलर्जिक रिएक्शन, इट कॉम्बेट्स दी एलर्जिक रिएक्शंस। इओसिनोफिल का जब काउंट ज़्यादा होता है इसका मतलब आपको इन्फेक्शन हुआ है, एलर्जिक कोई एलर्जिक रिएक्शन है जो आपको हुई है, उसी के रिस्पॉन्स में इओसिनोफिल का काउंट जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो आई होप आपको ये क्लियर है। ग्रेन्यूलोसाइट्स वो जहाँ पर आपको ग्रेन्यूल्स मिलेंगे। ए ग्रेन्यूलोसाइट्स क्या हुए फिर? जहाँ पर ग्रेन्यूल्स नहीं मिलेंगे वो क्या हुआ फिर? मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। मोनोसाइट क्या है? अब ये वो है जिसके अंदर आपको किडनी शेप न्यूक्लियस मिलेगा, ठीक है, लेकिन ग्रेन्यूल्स नहीं मिलेंगे, राइट। यहाँ पर क्या मिलेगा? किडनी शेप न्यूक्लियस। ये भी फेगोसाइटोसिस शो करता है, और एक बार ब्लड स्ट्रीम में चला जाए तो ये बन जाता है मैक्रोफेज। फिर ये क्लीनिंग वगैरह का काम भी शुरू कर देता है। जो सेल्यूलर डेब्रिस होता है किसी भी इन्फेक्शन के बाद, तो उसको क्लीन करने में भी हेल्प करता है, ठीक है। लिम्फोसाइट की बात करें तो 2 तरीके के लिम्फोसाइट होते हैं, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट तो भाई या तो मेमोरी सेल बनाएगा, ये क्या बनाता है? मेमोरी एंड प्लाज्मा सेल। तो मेमोरी सेल फर्दर आपका जाके बना लेती है एंटीबॉडी, ठीक है। और जो टी लिम्फोसाइट है ये टी हेल्पर सेल भी हो सकता है और साइटोटॉक्सिक सेल भी हो सकता है। हेल्पर है तो ये एंटीबॉडी बनवाने में हेल्प करेगा, बी सेल को है, बी लिम्फोसाइट्स को हेल्प करेगा। साइटोटॉक्सिक है तो भाई ये किल करेगा फिर किस किस को? वायरस सेल को, फंजाई सेल को, कभी कभी बैक्टीरिया को। कैंसर सेल्स के अगेंस्ट ये काफ़ी इफेक्टिव होता है, ठीक है। तो ये बात हमने किनकी की? ए ग्रेन्यूलोसाइट्स एंड ग्रेन्यूलोसाइट्स। प्लेटलेट्स की बात करें, ज़्यादा कुछ नहीं है, वो आपके बनते हैं मेगा कैरियोसाइट से। यहाँ से अराइज होते हैं और वो सेल फ्रेगमेंट्स उनको बोला जाता है, और हेल्प करते हैं इन ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। 2 प्रोटीन्स जो ब्लड क्लॉटिंग में हमने पढ़े थे, क्या नाम था उनका? फाइब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन। देयर इज़ विटामिन के विच हेल्प्स इन, विटामिन के जो कि हेल्प करता है अगेन इन ब्लड क्लॉटिंग। सो आई होप आपको कॉम्पोजिशन क्लियर हुई होगी। सी अगर यहाँ से देखना शुरू करें, ब्लड किससे बना है भाई? प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। प्लाज्मा की परसेंटेज इज मोर, प्लाज्मा में वाटर की परसेंटेज भी ज़्यादा है। इसको डिवाइड आगे करें तो प्रोटीन्स मिल जाएंगे। प्रोटीन्स में एल्ब्यूमिन ज़्यादा है, वो ऑस्मो रेगुलेशन कराएगा। डिफेंस मैकेनिज्म में ग्लोब्यूलिन का काम है, बाकी दोनों का ब्लड क्लॉटिंग में है। न्यूट्रिएंट मिलेंगे, गैसेस मिलेगा, हार्मोन्स, आयंस एंड सॉल्ट मिलेगा।
फॉर्म्ड एलिमेंट्स में क्या आ गए, आरबीसी, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। इनकी लाइफ स्पैन आपने याद रखनी है और नंबर याद रखना है। ये प्रोड्यूस कहाँ हो रहे हैं आरबीसीज आपके। अच्छा, इस प्रोसेस को बोलते क्या है, जब रेड ब्लड सेल बनती है उसको बोलते हैं हेमाटोपोइसिस, हेमाटोपोइसिस, राइट। सो ये बात आपकी, जब आपके ब्लड सेल्स बनते हैं तो हेमाटोपोइसिस। रेड बोन मैरो से ये बन रहे हैं। स्टेम सेल फिलहाल अनडिफरेंशिएटेड फॉर्म में है। जब ये डिवाइड कर जाएगा, एक स्पेसिफिक फंक्शन अटेन कर लेगा, तो वो डिफरेंशिएटेड फॉर्म में आ गया। अब ये डिफरेंशिएटेड सेल हो गए, ठीक है, क्योंकि एक अपना फंक्शन अटेन कर चुके। बाय कॉनकेव शेप है, हीमोग्लोबिन ले सकता है, इससे इसका सरफेस एरिया इंक्रीज होता है। स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोला जाता है। हीमोग्लोबिन एक टेट्रामर स्ट्रक्चर है जिसमें 4 हीम ग्रुप मिलेंगे, 4 ग्लोबिन चेन मिलेंगी आपको, जो कि आपस में अटैच्ड होंगी। ल्यूकोसाइट्स की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर ये ग्रेन्यूलो हो सकता है या ए ग्रेन्यूलो। ए ग्रेन्यूलो में मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। जो मोनोसाइट है ना, ये भी फेगोसाइटोसिस शो करेंगे, ये भी साइट ऑफ इन्फेक्शन पे जाएंगे, बट सबसे पहले कौन जाता है, न्यूट्रोफिल। लेकिन जो मोनोसाइट है वो अपनी आर्मी लेके जाते हैं, ठीक है। बेसोफिल आपका इन्फ्लेमेशन रिएक्शंस में काम करेगा और हिस्टामिन रिलीज करेगा। हिस्टामिन के रिस्पॉन्स में ईओसिनोफिल रिलीज होता है, जो कि फिर एलर्जिक रिएक्शंस में रोल प्ले करता है। न्यूट्रोफिल मैक्सिमम फेगोसाइटोसिस शो कर रहा है, मल्टीलोब्ड स्ट्रक्चर है, राइट। सो आई होप आपको इतना क्लियर होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक डू रिवाइज दीज कॉन्सेप्ट्स, और अगर आपको कोई डाउट हो सो डू नॉट फॉरगेट टू मेंशन इन दी कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।